हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो AKTU बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको मैकेनिकल सेकेंड ईयर उड़ान बैच के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स यूनिट नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए ये जो सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। अगर किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पॉइंट नंबर 1, ये जो सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको अच्छे से समझने के बाद, बेसिक फंडामेंटल समझने के बाद, अगले सेमेस्टर्स में जब अपकमिंग सेमेस्टर्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कई सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे वो तभी अच्छे से समझ में आते हैं जब आपको थर्मोडायनामिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप फोर्थ सेम के अंदर जाएंगे तो यहां पर आप पढ़ेंगे ATD अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर आपको थर्ड सेम के अंदर मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूं, अगले सेमेस्टर में फोर्थ सेम के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। अपकमिंग सेमेस्टर्स में आपको एक और सब्जेक्ट मिलेगा IC इंजन, देन RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HMT पढ़ेंगे आप लोग, हीट एंड मास ट्रांसफर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। इनके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं बेटा जो अपकमिंग सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे और इनको आप तभी अच्छे समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से क्या, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे मेजर कौन से एग्जाम्स हो गए आपके, जैसे गेट का एग्जाम है, अगर आप आने वाले टाइम में गेट की तैयारी करना चाहते हैं, ESC की तैयारी करना चाहते हैं, SSC AE JEE, है ना, यानी कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होंगे और वहां पर आपका ये सिलेबस आ रहा होगा थर्मोडायनामिक्स का, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सब्जेक्ट से मिल रहे होंगे। आपका जो AKTU का यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इस सब्जेक्ट में थ्योरी है, लेकिन थ्योरी भी कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप AKTU एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल रेलिवेंस, है ना, रियल लाइफ में आपको इसके एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं थर्मोडायनामिक्स के। और ये सारे एप्लीकेशंस जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 का, उसमें सारी चीजें मैंने आपको ये बताई थी। ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका यूनिट नंबर 2 का सिलेबस। जैसे यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है ना, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में क्या सिमिलरिटी है ना, क्या डिफरेंस होता है इसमें। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, कंट्रोल मास के लिए हम ये पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स की, जिसका नाम है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, है ना। आप देख सकते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार AKTU एग्जाम में आती है और इस इक्वेशन की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करते हैं, है ना। गेट में भी हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस इक्वेशन से। तो यहां पर बॉयलर के लिए अप्लाई करेंगे इसको, नोजल के लिए, कंडेंसर के लिए, टरबाइन के लिए, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस के लिए, पंप के लिए। उसके बाद आता है आपका अनस्टडी प्रोसेस एंड इसके एग्जांपल्स, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि फर्स्ट लॉ को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन, ड्रॉबैक क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, और इसको ओवरकम कौन करेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यहां पर हमको देखना होगा PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं PMM1। ठीक है। यूनिट नंबर 3 में जब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो वहां पर एक मशीन आएगी जिसका नाम होगा PMM2। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपना जो सिलेबस है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम वर्क, है ना, जो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdB है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है ना। इसको डिराइव करेंगे और इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेस हैं जो बार बार आपको
थर्मोडायनामिक्स में ही नहीं, आगे चल करके भी अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम पहले ही बताए हैं, ये पांचों प्रोसेस वहां पर आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है ना, AKTU का जो क्वेश्चन होगा वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं और फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में थर्मोडायनामिक्स का पूरा कोर्स मिल रहा है और इसके साथ साथ इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। बीटेक सेकंड ईयर के लिए चल रहा है उड़ान बैच, ठीक है। और उड़ान बैच जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो ये बैनर आपको दिखेगा। तो जो मैकेनिकल सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेम 3 प्लस सेम 4 पूरे साल भर का जो कोर्स है सेकंड ईयर का, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल अलाइड जितनी भी मैकेनिकल के अंदर ब्रांच आती है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल होगी, प्रोडक्शन होगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड है। आप देखिए मैथमेटिक्स 4 जो है या तो थर्ड सेम में पढ़ेंगे, जो थर्ड में नहीं पढ़ेंगे वो फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको सेकंड ईयर में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो मैथमेटिक्स 4 है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप सेम 3 का लेना चाहते हैं, उसमें मैथमेटिक्स 4 नहीं है, तो आप सेम 3 के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को विजिट कीजिए और कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, कोर्स के अंदर एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि वर्क क्या होता है। मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन देखेंगे, हम समझेंगे यहां पर कि वर्क जो है एक बाउंड्री फिनोमिना है, उसको फील करेंगे यहां पर कि कैसे ये बाउंड्री फिनोमिना होता है। आगे चल करके हम देखेंगे साइन कन्वेंशन वर्क के लिए, है ना, कब ये पॉजिटिव वर्क होता है, कब ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। फिर ये W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और इस इक्वेशन को फिर हम अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं एडियाबैटिक, और यहां पर आप देख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक के लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे, है ना, एक ये देखेंगे कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक जो कर्व होता है उसका स्लोप आज थर्मल कर्व से ज्यादा होता है। AKTU एग्जाम में यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे, पांचों प्रोसेस को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे एक साथ PV डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको कंपैरिजन वहां पे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो अब हम जो है अपना लेक्चर जो है शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिएगा। तो देख सकते हैं यहां पर वर्क की डेफिनेशन देखिए। वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने मैकेनिकल में पढ़ा होगा कि यार ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, आपने एक फोर्स लगाया और ये x डिस्टेंस आगे जो है डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगाया F, तो बता सकते हैं यहां पर वर्क कितना होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका मैकेनिकल वर्क होता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स वर्क को हम कैसे समझ सकते हैं, इस डायग्राम को आप देखिएगा जरा, यहां पे इस डायग्राम को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पे एक बैटरी है, ये एक मोटर है, यहां पर ये एक पुली लगी हुई है ना, क्या लगी हुई है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज अ पुली, है ना, ये है पुली, ओके। और पुली से यहां पर एक देख सकते हैं कि रस्सी से वेट लटका हुआ है, क्या लटका हुआ है, यहां पे एक वेट लटका हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई सिस्टम की बाउंड्री। हम देखिए सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, हम ये सारी चीजें यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये सिस्टम की बाउंड्री है, ये क्या है, सिस्टम की बाउंड्री। तो इस बाउंड्री के अंदर जो है वो सिस्टम है, इस बाउंड्री के बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। अरे बोलो यस और नो। अब हमको इस बाउंड्री के अंदर जो सिस्टम है इसका इफेक्ट देखना है, इसका हमको क्या करना है, इसका इफेक्ट देखना है सराउंडिंग पे। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब ये बैटरी मोटर को चलाएगी तो ये शाफ्ट लगी हुई है यहां पर मोटर की, और शाफ्ट के साथ पुली कनेक्ट है, तो ये शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। और रस्सी से जो वेट लटका हुआ है, जब बताओ शाफ्ट अगर रोटेट करेगी तो ये वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर जो है वेट अगर डिस्प्लेस होगा तो यहां पर वर्क मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, वर्क मिल जाएगा। अरे बोलो यस और नो। यहां पर आपने रस्सी बांधी हुई है, उससे वेट लटकाया हुआ है, इसको अगर आप रोटेट करोगे तो वेट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सिस्टम ने क्या करा है, वर्क किया है। वेट को लिफ्ट करने में सिस्टम ने क्या किया है, वर्क किया है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, इन थर्मोडायनामिक्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम वर्क कब करेगा, इफ द सोल इफेक्ट, सोल मतलब कंप्लीट इफेक्ट,
सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर, बाउंड्री के बाहर इसका सोल इफेक्ट क्या है, कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट, यानी वेट को रेज कर सकता है, ये वेट को अगर लिफ्ट कर सकता है तो ये हम बोलेंगे सिस्टम जो है काम कर सकता है, ठीक है ना। अब हर एक सिचुएशन में ऐसा तो होगा नहीं कि वेट को लिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वेट को लिफ्ट कर रहा हो, लेकिन आप इमेजिन तो कर सकते हैं कि यार बैटरी से मोटर चल रही होगी, अगर वहां पुली लगी हुई वेट को अगर लिफ्ट कर पा रहा है, उसके अंदर वेट को लिफ्ट करने की अगर क्षमता है, उसको आप इमेजिन कर पा रहे हो, इसका मतलब वो सिस्टम क्या है, वर्क कर सकता है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं एक लाइन में कि लिखा हुआ है इवन नो एक्चुअल वेट इज लिफ्टेड, एक्चुअल में कोई वेट लिफ्ट नहीं करना है, इफ द इफेक्ट कैन बी इमेजिन इक्विवेलेंट टू लिफ्टिंग ऑफ वेट, कि सिस्टम का जो इफेक्ट है हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं टू लिफ्टिंग द वेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन अ बैटरी रन्स अ मोटर, जो बैटरी है मोटर को चला रही है और यहां से वेट लिफ्ट हो पा रहा है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस पुशिंग अ पिस्टन, देखिए एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस अगर एक्सपेंड होगी तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसका मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बेसिक आइडिया आपको यहां पर चाहिए था, ठीक है ना, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं से अगर शुरुआत करनी होती है, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं, अभी तो हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप जाते जाएंगे आप फील करते जाएंगे। आइए अब ये क्वेश्चन आता है बेटा एसएससी एई में, जेई में, है ना, कि जो वर्क ट्रांसफर है वो एक बाउंड्री फिनोमिना होता है। कौन सा फिनोमिना, वर्क जो है वो एक बाउंड्री फिनोमिना होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि वर्क जो है बाउंड्री फिनोमिना है, ऑप्शन में ऐसा आता है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज बाउंड्री फिनोमिना, वहां देगा आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और वर्क, तो वर्क क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है। इस वर्क को हम बाउंड्री पर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। आइए समझ लेते हैं एग्जांपल से। देखो ये आपको वही चीज देख रहे हैं जो अभी डायग्राम बनाया था, ये बैटरी है, ये मोटर है, ये शाफ्ट है और दिस इज द पुली, और पुली से वेट लटका हुआ है। तो जब ये मोटर चलेगी तो शाफ्ट चलेगी तो वेट को हम लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वर्क यहां पर हो सकता है। अब ये जो सिस्टम की बाउंड्री है बेटा, ये सिस्टम की बाउंड्री इस शाफ्ट को क्रॉस कर रही है, किसको, शाफ्ट को क्रॉस कर रही है, किसको, शाफ्ट को। तो यहां पे जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे शाफ्ट वर्क, क्या बोलेंगे उसको, शाफ्ट वर्क बोलेंगे। दूसरा आ जाइए, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि जो बाउंड्री है वो कुछ कहीं भी हो सकती है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जिसकी स्टडी आप कर रहे हैं वही तो सिस्टम होता है। हम इसको सिस्टम ना मानते हुए हमने इस बैटरी को सिस्टम मान लिया, हमारा जो सिस्टम है दिस इज अवर सिस्टम, बैटरी जो है वही सिस्टम है। अब यहां पर आप देखो, हमको देखना क्या है, वर्क देखना है सिस्टम के बाहर, यानी बाउंड्री के बाहर। अब बाउंड्री यहां पे है, अब यहां बाउंड्री किसको क्रॉस कर रही है, कि यहां पर देखो बैटरी जब मोटर चलेगी तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा यहां पे, क्योंकि यहां पर जो बाउंड्री है वो किसको क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर रही है बाउंड्री, इसलिए जो वर्क होगा ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट में आ जाइए जरा, एक एग्जांपल और लीजिए, यहां पर सेम डायग्राम बना हुआ है लेकिन बाउंड्री आप देखिए एक्सपेंड हो गई है। अब ये जो बैटरी, पुली, मोटर सब कुछ जो है ये सिस्टम है, यानी कि ये बाउंड्री के अंदर है। अब यहां बताओ मुझे, यहां पर तो बाउंड्री शाफ्ट को क्रॉस कर रही थी, यहां पर बाउंड्री इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर रही है, यहां पर बाउंड्री किसको क्रॉस कर रही है, किसी को नहीं कर रही है। इसका मतलब यहां पर कोई वर्क होगा क्या, देयर इज नो वर्क, कोई वर्क नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ क्योंकि बाउंड्री यहां क्रॉस नहीं कर रही है, दैट मींस वर्क ट्रांसफर अकर्स ओनली, वर्क ट्रांसफर तभी होगा ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री, जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा। वर्क तभी हो सकता है जब वो बाउंड्री को क्रॉस करे, ठीक है ना। एंड हेंस वर्क ट्रांसफर इज नोन एज बाउंड्री फिनोमिना, इसीलिए हम कहते हैं कि जो वर्क ट्रांसफर है वो एक बाउंड्री फिनोमिना है। कौन सा है, बाउंड्री फिनोमिना है। अब आप देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मेरे शब्द हैं, वर्ड्स हैं, ये मेरे देखिए मुंह जो है ये एक तरह से इसको बाउंड्री मान लीजिए, है ना, ये बाउंड्री मान लीजिए। अभी मैं बोल रहा हूं, अब ये बाउंड्री से शब्द बाहर आ रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब समथिंग इज हैपनिंग, वर्क हो रहा है, क्योंकि मेरे जो वर्ड्स हैं वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना मुंह बंद कर लूं और मैं अंदर ही अंदर कुछ कुछ बोलता रहूं और ये शब्द मेरे बाहर ना निकले, इसका मतलब कोई वर्क नहीं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, तभी वर्क होगा। ठीक है ना, तो यहां पर बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, तभी वर्क होगा। ठीक है ना, तो यहां पर बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, तभी वर्क होगा।
चलिए, तो ये बहुत ही कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क ट्रांसफर, कि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम खूब सारे डेरिवेशंस ड्राइव करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो वहां पर हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। तो साइन कन्वेंशन को समझ लीजिएगा जरा एक बार, साइन कन्वेंशन को समझ लीजिएगा जरा एक बार। ये है आपका सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम। देखिए, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहां से वर्क मिलता है, जो वर्क प्रोड्यूस करते हैं, जो हमको वर्क देते हैं। वर्क प्रोड्यूसिंग यानी कि पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती हैं कुछ इस टाइप के। जैसे इंजन है, इंजन से वर्क मिलता है, यस इंजन से वर्क मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो इंजन से वर्क हमको मिलता है और इंजन को हम वर्क देते भी हैं। तो जब सिस्टम है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि सिस्टम से वर्क मिलता भी है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम लिख देंगे यहां पर हम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर सिस्टम को वर्क दे रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन इट इज टेकन एज निगेटिव, तब हम इसको निगेटिव लेंगे। मान लो हमने बोला कि जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, लिखेगा वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50 किलो जूल, तो प्लस 50 किलो जूल। वो कहेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम 20 किलो जूल, तो नेगेटिव 20 किलो जूल। ठीक है ना, तो चीज लिख दी यहां पर, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव वर्क एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव वर्क। कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन कन्वेंशन हमको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है आपका ये जो इक्वेशन है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है ना, तो जनरलाइज इक्वेशन है, क्या कहेंगे इसको हम, दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ये क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए है। या फिर हम कह सकते हैं नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो का मतलब होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया था, यूनिट 1 के, नॉन फ्लो का मतलब है कि वहां पर क्या रहता है, वहां पर आपका मास जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी को आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वर्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका क्लोज सिस्टम है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये हो गया एक सिलेंडर और ये सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है, इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है गैस, इस सिलेंडर के अंदर बेटा एक एयर भरी हुई है, गैस भरी हुई है। बोलो यस और नो। ओके, नाउ अब इस पिस्टन के ऊपर इस गैस की वजह से क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, उसको हमने लिखा है P से। P क्या है, ये प्रेशर लगा हुआ है यहाँ पे। और अच्छा जी, यहाँ पर जो पिस्टन सिलेंडर समझ सकते हैं ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर जो पिस्टन होगा, जैसे डॉक्टर की सिरिंज होती है ना, तो उसके ये जो पिस्टन है इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ए क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। अब जैसे ही इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो ये कितना डिस्प्लेस हो गया, dx, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, dx, प्रेशर कितना है P, एरिया कितना है A, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे dx। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन A। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स आएगा, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ से P इंटू A, फोर्स F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ अच्छा एक बात मुझे बता सकते हैं, अगर आपको एरिया पता है सिलेंडर का, है ना, एरिया पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो क्या आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू, अरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां से यहां तक जो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम कितना हुआ होगा। जब dx बहुत छोटा सा है तो वॉल्यूम भी बहुत छोटा सा रहा होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम इन डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया a है और लेंथ कितनी है, इसके कितना डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज dx। तो चेंज इन वॉल्यूम आपको कितना मिल गया, यहां से चेंज इन वॉल्यूम मिल गया आपको a इंटू dx। नाउ हमारा काम है वर्क निकालना। ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये वर्क कैसे आएगा,
ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था आपको, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इन डिस्प्लेसमेंट dx कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यस और नो, तो वर्क, अच्छा एक बात बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट dx है तो वर्क भी तो इतना सा ही होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा ही तो वर्क आएगा। अब बहुत छोटा सा जब वर्क होता है तो उसको हम डेल डब्ल्यू से लिखते हैं, तो डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज dx, dx या फिर डेल्टा x लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स कितना है, P इंटू ए, तो यहां से डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो एरिया इंटू dx है, a इंटू dx, ये जो a इंटू dx है, क्या ये चेंज इन वॉल्यूम है, क्या ये चेंज इन वॉल्यूम है, यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख लेंगे, ये जो a इंटू dx है ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि p इंटू dv। ओके, तो यहां पर dx के लिए वर्क इतना सा आया था, अब चेंज इन जो वॉल्यूम में चेंज है dv, तो चेंज इन dv जो है बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, तो ये छोटा सा ही वर्क आएगा। अब हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, dx के लिए नहीं, टोटल वर्क चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। मान लो कि यहां पर वॉल्यूम v1 है और ये पूरा का पूरा एक्सपेंड हो गया, तो कितना हो गया, वॉल्यूम v2, तो v1 से v2 क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क हमको मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ pdb। अरे यस और नो, यस और नो, तो यही तो इक्वेशन हमको लानी थी, यही तो इक्वेशन हमको लानी थी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdb। अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdb, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdb, ये जो इक्वेशन आई है, ध्यान रखना, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये क्लोज सिस्टम के लिए है। अरे टाइप्स ऑफ सिस्टम याद आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने बोला है कि अगर थर्मोडायनामिक्स को आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो थर्मोडायनामिक्स को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको सीक्वेंस में लेक्चर देखने होंगे, ठीक है ना, यूनिट 1 का लेक्चर 1 2 3 पूरा लेक्चर देखेंगे, फिर यूनिट सीक्वेंस में देखते जाएंगे, क्योंकि यहां पर वही टर्म्स बार बार यूज होती हैं। ये क्लोज सिस्टम के लिए है, ओपन सिस्टम के लिए नहीं है। इसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdb की बात करते हैं। तो देखो यहां पर pdb यानी P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, तो यहां पर हमको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, PV डायग्राम यहां पे बनाना है। ओके, मान लेते हैं कि यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, आपका जो प्रोसेस हो रहा है ये है आपका लाइक दिस, प्रोसेस हुआ है 1 से लेकर के 2 तक, प्रोसेस हुआ है बेटा 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं लाइक दिस, अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो, यस। यहां पे हमने एक स्ट्रिप जो है बेटा वो कंसिडर करी है, यस लाइक दिस। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये है आपका जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम dv। कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का जो वॉल्यूम है इस स्ट्रिप का, दैट इज वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो अब एक बात भी बता सकते हैं आप मुझे कि यहां का जो प्रेशर है बेटा, यहां का जो प्रेशर है वो कितना है, यहां पे प्रेशर कितना है, ये वाला जो प्रेशर है वो P1 है, अरे बोलो यस और नो। यहां का प्रेशर कितना है बेटा, यहां का प्रेशर होगा P2, और यहां का जो वॉल्यूम होगा, यहां का वॉल्यूम होगा V1, और यहां का वॉल्यूम होगा V2। कहो तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना, समझते हैं इसको अच्छे से। दिस इज V1, दिस इज V2 and this volume and this pressure is P1 and this pressure is P2। बोलो यस और नो। लेकिन हमने जो एक स्ट्रिप कंसिडर करी ये वाली, जिसका वॉल्यूम चेंज कितना है dv, दैट इज वेरी स्मॉल। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इतने नजदीक हैं कि हम इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, स्ट्रिप का ये जो एरिया है ये कितना आएगा, P इंटू dv। अरे यस और नो, हाइट इंटू बेस, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है, हाइट यहां पर मान लो कितनी है, P है, और हाइट कितनी है, यहां पर हाइट कितनी है बेटा, एवरेज। यहां पर जो है, यहां का जो प्रेशर है वो कितना है, यहां का प्रेशर आप मान सकते हैं दैट इज P। तो ये हो गई इसकी हाइट P,
हाइट कितनी होगी बेटा इसकी रेक्टेंगल की p, और बेस कितना है इनका v, dv। तो p इंटू dv, ये इतना सा एरिया आ चुका है, ये इतना सा एरिया आ चुका है। और ये जो p dv है, यहां पर आप देखो, ये जो p dv था, ये बहुत छोटा सा वर्क आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहां पे तो एरिया दिखाई दे रहा है आपको। ये जो pv डायग्राम है, यहां से आपको p dv जो है, p इंटू dv जो है, वो इतना सा एरिया है। और ये जो P इंटू डी है, ये जो P इंटू डी है, क्या ये वर्क है? इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो PV डायग्राम है, कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। अगर आपको वर्क निकालना हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया से हमको क्या मिल जाएगा? वर्क। अच्छा, यहां पर हमको 1 से लेकर के 2 तक टोटल एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल एरिया कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी। तो ये आ गया 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक टोटल वर्क, टोटल एरिया, वहां पे टोटल एरिया। तो हमने यहां पर भी तो इंटीग्रेट किया था, तो टोटल वर्क कितना आया था? पीडीबी। इसका मतलब ये हुआ है कि बेटा ये जो वर्क होता है, वर्क जो होता है वो एरिया के बराबर होता है। पीवी डायग्राम का एरिया जो होता है वो ये होता है। तो फाइनल जो है, फाइनली आपके पास जो कंक्लूजन आया कि वर्क जो आ रहा है आपका, वो एरिया के बराबर आ रहा है, पीडीबी के बराबर आ रहा है। ठीक है ना? तो वही चीज लिखी गई है। एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम, ये है आपका पीवी डायग्राम। ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, जब हम इसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये क्या देता है हमको? रिवर्सिबल वर्क देता है, यानी कि नॉन फ्लो वर्क देता है, या क्लोज सिस्टम वर्क देता है ना? अभी हमने देखा था क्लोज सिस्टम वर्क कह सकते हैं या रिवर्सिबल वर्क इसको हम कह सकते हैं। नाउ एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर समझनी है, बहुत बार एकेटीयू में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार ये एसएससी जेई, एसएससी एई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी जिसको कंडक्ट कराती है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वर्क ट्रांसफर है ये पाथ फंक्शन है। क्या, कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि कुछ जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब के सब पॉइंट फंक्शंस होती हैं, लेकिन हमने पढ़ा था पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर ये एग्जांपल है पाथ फंक्शन के। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो वर्क ट्रांसफर है ये पाथ फंक्शन होता है। तो क्यों होता है, आइए समझते हैं। देखो, ये रहा आपका पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहां पर हमने देखिए 1 से लेकर के 2 तक हमको जाना है, तो 1 से 2 जाने के 2 रास्ते हैं, पाथ ए और पाथ बी। अरे यार, यस और नो? इनिशियल पॉइंट 1 है। देखो, इस पाथ ए के लिए, पाथ बी के लिए, दोनों के लिए इनिशियल पॉइंट 1 है और फाइनल पॉइंट 2 है। अरे बोलो यस और नो? 1 से 2 गए, एक बार ए से गए, एक बार बी से गए। ओके, नाउ अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान सुनो। हमने देखा कि जब एरिया को हम प्रोजेक्ट करते हैं ना वॉल्यूम एक्सिस पे, तो वो एरिया जो है वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। अब देखो जरा, जो पाथ ए है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये यहां से लेकर 1 से लेकर के 2 तक, इसको जरा नीचे प्रोजेक्ट कर दो, इसको जरा यहां पर प्रोजेक्ट कर दो, तो ये वाला जो एरिया आएगा, ये एरिया वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा, है ना? तो यानी कि W1 to 2 की वर्क जो हुआ 1 से 2 पाथ ए के लिए, पाथ ए के लिए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 से 2 जाना है लेकिन पाथ बी के लिए जाना, पाथ बी से जाना है, तो जब बी, जो बी वाला पाथ है, इसके नीचे का एरिया कितना होगा? इसके नीचे का एरिया तो बढ़ जाएगा। अरे बस अरे यस और नो? तो एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आपको डायग्राम में देख पा रहे हो, ए के नीचे का एरिया कम है और बी के नीचे का एरिया ज्यादा है, क्योंकि दोनों पाथ के लिए एरिया अलग अलग हैं और एरिया वर्क ट्रांसफर के बराबर है। एरिया अलग अलग तो वर्क भी अलग अलग, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग एरिया तो अलग अलग वर्क आएगा। इसका मतलब वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करेगा और इसीलिए वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन कहलाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, लिख दिया मैंने, द एंड पॉइंट्स 1 and 2 आर सेम फॉर पाथ ए एंड बी, की जो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट्स हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, वो सेम हैं दोनों पाथ ए और बी के लिए। वर्क ट्रांसफर इज नॉट सेम, वर्क एंड पॉइंट सेम है लेकिन वर्क ट्रांसफर सेम नहीं है, क्योंकि दोनों पाथ के लिए एरिया अलग अलग हैं, बिकॉज एरियाज आर डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट पाथ।
इसलिए हम कह सकते हैं एनहेंस वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, इसलिए वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन है। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, जो भी चीज जो भी क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती है वो पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकती, वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और इसीलिए हम इसको इससे लिखेंगे, इसीलिए क्या है कि हम इसको किससे लिख रहे हैं बेटा, इसको हम लिख रहे हैं कटा हुआ, जैसे ये है ना डी, इस तरह से लिखा गया है ये, और इसको ऐसे लिखा गया है। कभी भी आप, ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, लेकिन आप इसको डी डब्ल्यू नहीं लिख सकते, आप इसको डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिख सकते, नो, डजंट मेक एनी सेंस। ये प्रॉपर्टी होती तो आप लिख लेते, है ना, आप डीपी लिख सकते हैं, आप डेल्टा पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी देखना डेल्टा डब्ल्यू को हम ऐसे लिखेंगे या कटे हुए डी से लिखेंगे। ओके, नाउ तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि W1 to 2 पाथ बी के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू पाथ ए, क्योंकि बी वाला जो एरिया है वो ज्यादा है। नाउ एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो W इक्वल टू पीडीबी वाली इक्वेशन है, कंडीशन फॉर अप्लाइंग W इज इक्वल टू पीडीबी, जैसे जैसे थर्मोडायनामिक्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर्मूले आते जाएंगे, इक्वेशंस आते चली जाएंगी। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये इक्वेशन लगाएं तो लगाएं कहां, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहां लगेगी, ये वाली इक्वेशन कहां लगेगी। तो हर इक्वेशंस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर इक्वेशंस को कहां पे लगाना है, उसकी क्या वैलिडिटी है, वो आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन, की कब ये वैलिड होती है, कब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी। तो याद रखिएगा कि द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, अगर सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क जो है बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी। तो कभी भी हमेशा याद रखना W इज इक्वल टू पीडीवी जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई की जा सकती है। आई होप कि एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, चाहे आपका एकेटीयू का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, एसएससी, एई, जेई, ईएससी, कोई भी एग्जाम हो आपका, जितना थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एकेटीयू का एग्जाम देना है तो एकेटीयू क्वेश्चंस लगाने हैं, बाकी के एग्जाम्स देने हैं तो गेट एसएससी, जेई, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है यहां पर कवर हो जाएंगे। आइए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अब आएगा हमारा कि नॉन फ्लो वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी। इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे किसके लिए, आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेंपरेचर प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो 1 by 1 यहां पर हम देखने वाले हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से जो मैं आपको फॉर्मूले देने वाला हूं, यहां से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही जो बेसिक चीजें मैं बताने जा रहा हूं, जो फॉर्मूले, जो इक्वेशंस मैं डिराइव करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वी कांस्टेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमको इक्वेशन अप्लाई करनी है कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी, यही इक्वेशन हमको लगानी है किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, तो प्रेशर कांस्टेंट ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल लाइन होगी तो क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कुछ लाइक दिस, अरे यस और नो, ये वर्टिकल लाइन है, क्या इस लाइन का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहां पर ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में दो केस बनेंगे, या तो ये प्रोसेस ऐसे हो लाइक दिस 1 से 2, यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है दूसरा केस कि यहां पर क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये हो गया आपका 1 से 2 प्रोसेस, है ना। वर्टिकल लाइन, वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट। इसके नीचे का एरिया जब निकालोगे, इसके नीचे का एरिया, तो एक पॉइंट आएगा यानी एरिया 0। और आपको पता है कि जब हम वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया निकालते हैं तो वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है, तो एरिया 0 तो वर्क भी कितना आएगा, 0। आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तब भी ऐसा ही आपको दिखाई रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे बिकॉज वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम में 0 हो जाएगा। अरे कोई भी चीज कांस्टेंट है तो, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो 0 आएगा। तो बताओ यहां से W कितना आ गया, तो P इंटू
चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, जीरो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, तो वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो। फॉर अ क्लोज सिस्टम, फॉर अ क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो। मैं लिख दूं क्या यहां पे, फॉर क्लोज, फॉर, ये ऐसा लिखेंगे, क्लोज सिस्टम तो सभी के लिए रहेगा, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नाउ द दूसरा प्रोसेस आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। देखो न्यूमेरिकल में बोलता है आइसोबारिक, तो समझ जाएंगे आइसोबारिक का मतलब क्या है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब आप प्रेशर पीवी डायग्राम बनाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट कब होगा, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी लाइक दिस। अरे यस और नो। तो यहां पर देखो, यहां पर आप जो है अगर ऐसे जाएंगे तो भी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये ऐसे बना सकते हैं, है ना। यहां से अब मान लीजिए 1 से आप कहां चले गए, 2 चले गए, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया लेकिन प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है। तो यहां का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा बेटा, यहां का वॉल्यूम हो जाएगा V1। अरे बोलो यस और नो। यहां का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा, और प्रेशर है कांस्टेंट। प्रेशर कितना है बेटा, कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहां का जो प्रेशर हो गया, दिस प्रेशर इज P, इसको मान लेते हैं प्रेशर P है। ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है। अच्छा, यहां तो एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया तो हम सब जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितनी है इसकी, दैट इज P, यहां से लेकर हाइट कितनी है P, और ये लेंथ कितनी है इसकी, बेस कितना है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। और यार ये कितना होगा, दिस इज V2 माइनस V1। अरे बोलो यस और नो। तो हाइट P और चेंज इन ये कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू P इंटू DV, यानी कि P V2 माइनस V1। अरे यस और नो। तो देखो यहां पे हम निकालेंगे ये वाली इक्वेशन, यहां पर हम अप्लाई करेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdB। अरे यस और नो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5dx को क्या लिखते हो कि W इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट रहता है, तो 5dx लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और फिर इसको क्या x1 से x तो क्या कर देते हो, इसको इंटीग्रेट कर देते हो। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे 5 कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 तक। तो W कितना हो जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1। तो आप देख सकते हैं जो एरिया आया था, अरे एरिया वर्क के बराबर ही तो होता है, एरिया क्या होता है, वर्क के बराबर ही होता है। तो फॉर क्लोज सिस्टम वर्क, सॉरी फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। अरे यस और नो। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर। ओके, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। आगे चलते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है AKTU में, बोलेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्लोज सिस्टम वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां से जो फॉर्मूला आने वाला है डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछता है, डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल भी पूछता है। देखते हैं, आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, T कांस्टेंट रहेगा और PB इक्वल टू कांस्टेंट, क्या रहेगा, PB इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देखें कि यहां पर तो हमको समझ में आ गया था यार, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्टिकल लाइन, कांस्टेंट प्रेशर तो हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये कि कुछ ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन आ रही ना हमारी, यहां पर आप देखेंगे ये जो हमारी इक्वेशन है PV इक्वल टू MRT, ये इक्वेशन पढ़ी है कि आपने, PV इक्वल टू MRT। ओके, इसको प्रूफ करेंगे बाद में चल करके सही समय आने पर। तो PV इक्वल टू MRT में, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो PV क्या हो जाएगा, MR कांस्टेंट है क्लोज सिस्टम के लिए, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ रही PV इक्वल टू कांस्टेंट है ना, PV इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल की इक्वेशन है। ओके, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं कि एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट जैसी इक्वेशन, भाई एक्स यहां पर आ जाएगा P, यहां पे आ जाएगा B, तो कुछ ऐसी इक्वेशन है। तो जब आप क्या करते थे,
आपको ध्यान होगा मैथमेटिक्स में, ये x है और ये y है, तो जो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं कुछ लाइक दिस। तो जब एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट की ऐसी कर्व आएगा तो पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का भी ऐसा ही कर्व आएगा, यस और नो। तो यहां पर हम इसको इस तरह से दिखाते हैं लाइक दिस, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज हाइपरबोलिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, ये टर्म कई एग्जाम में यूज करते हैं, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक यानी इक्वेशन क्या हो गई, पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी ये किसको फॉलो कर रहा है, पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ना तो यहाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना तो यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, है ना, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस तरह की इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो हमने देख लिया था यार, यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, एरिया 0 वर्क 0, यहाँ रेक्टेंगल बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था तो हमने एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल का एरिया सब जानते हैं। अब ये तो कर्व है, ये तो कर्व है, कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो एक कर्व है, तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, अगर आपको ये एरिया मिल जाए तो ये हमको वर्क मिल जाएगा, लेकिन ये एरिया हम नहीं निकाल सकते। आइए तो फिर कैसे करें, तो हमारे पास तो है इक्वेशन, हमारे पास तो इक्वेशन है, अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन कौन सी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, ओके चलिए बहुत शानदार। तो इस बार जो है ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दो दो वेरिएबल हो रहे हैं, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर पाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक काम करना है, यहां से जो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यहां से आप लिख सकते हैं कि P जो है वो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू सी अपॉन V। अरे हो जाएगा कि नहीं, यहां से P इज इक्वल टू सी अपॉन V, तो यहां से W इज इक्वल टू P को जो है V में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया C अपॉन V, और यहां पर कितना लिखा हुआ है, दिस इज DV। बहुत बढ़िया, तो W इज इक्वल टू C को बाहर लिख लो, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन V DV। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या log x होता है, अरे यस और नो, सब जानते हैं क्या, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या log x होता है, यस। तो यहां पर x के लिए क्या v है, तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू C, ये हो जाएगा log v। अरे यार, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 1 से v1 से v2 तक, जैसे यहां पर x1 से x2 तक करते तो वहां पर कर दिया हमने v1 से v2। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर इस वाली इक्वेशन से क्योंकि एक बार बताओ, यहां पर लिख देता हूं मैं, बिकॉज यहां पर हम लिखना चाहेंगे, है ना, यहां पर हम लिखना चाहेंगे, अच्छा इसको मैं पहले एक काम करता हूं, लिमिट पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा W C log V2 माइनस log V1, मैंने लिमिट पुट कर दी है, बोलो यस और नो। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, C log V2 अपॉन V1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं, log V2 अपॉन V1 ऐसा लिखा जा सकता है, log x2 माइनस log x1 को log x2 अपॉन x1 हम लिख सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे इसको प्रोसीड करते हैं, आगे थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं। नाउ बहुत बढ़िया बहुत शानदार, क्योंकि हमको पता है कि जो PV इज इक्वल टू है ना, PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बिल्कुल लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट C। तो यहां जो हमने लिखा हुआ है इस वाली इक्वेशन में W को क्या लिख सकते हो, तो W को आप लिख सकते हो दैट इज P1 V1, है ना, C की जगह आप क्या लिख सकते हो, P1 V1 लिख दो, जो कि P2 V2 के बराबर है, log V2 अपॉन V1। अब आपसे पूछेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है और P1 दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा करके क्या निकाल सकते हैं, यहां से वर्क ट्रांसफर निकाल सकते हैं। गेट में भी इस फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, AKTU में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूले पे, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ओके नाउ अगर उसने P1 नहीं दिया P2 दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं कि भाई P1 V1 को P2 V2 भी लिख सकते हैं। बात है कि ये P2 V2 log V2 अपॉन V1, log V2 अपॉन V1। यहां से आप एक काम और कर सकते हैं कि यहां से देखो ये है V2
और ये V1 है तो V2 को यहां पर लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो यहां पर V2 अपॉन V1 को रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। किस तरह रिप्लेस कर सकते हो कि W इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 अपॉन P2। मान लो कल के दिन को आपको V2 ना दे रखा हो, आपको P1 P2 दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, बिकॉज हम लिखेंगे यहां पर, देखिए मैं हर तरीके से आपको बता देता हूं, कोई भी किसी भी तरीके से घुमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पीवी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, MRT होता है। तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर P1 V1 क्या है, तो कांस्टेंट है, तो यहां से इसी को मैं आगे लिख सकता हूं क्या, P1 V1 इज इक्वल टू MR, इसको मैं T1 लिखूं या T2 लिखूं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक ही बात है। तो P1 V1 इक्वल टू MRT। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू MRT, P1 V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, MRT, अरे यस और नो, P1 V1 की जगह MRT log V2 अपॉन V1, ये बन गया हमारा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, बिकॉज PV इज इक्वल टू NR बार T भी होता है, PV इज इक्वल टू NR बार भी T, ये भी होता है। तो यहां से आ जाएगा आपका P1 V1 इज इक्वल टू NR बार T। ओके, फिर से हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, यस, W इज इक्वल टू NR बार T log V2 अपॉन V1, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब किसी भी तरीके से कुछ भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर M क्या है, वेयर, भाई ये तो पता ही आपको, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T जो है वो टेम्परेचर है। ओके, नाउ वेयर M क्या है, यहां पर M इज इक्वल टू मास, M क्या है, मास है। N क्या है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स, और R क्या है बेटा यहां पे, R जो है वो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और ये करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये पर्टिकुलर गैस के लिए कैसा आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, R इज इक्वल टू R बार अपॉन M से। M क्या है बेटा यहां पे, मॉलिक्यूलर वेट है। M पहला R बार लिख लेते हैं, R बार जो है वो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। R बार जो होता है वो फिक्स होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो आपको करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि इसका पता है, और जिसका भी करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है उस गैस का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, है ना। तो मॉलिक्यूलर M क्या है यहां पर, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर गैस का। तो ये R है ये गैस टू गैस वेरी करेगा, अलग अलग गैस का अलग अलग होगा, लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M अगर आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट, ये कैपिटल M है और यहां पर स्मॉल m है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, ये भी और ये भी, जिस टाइप से भी डेटा आपको दे रखा होगा ना क्वेश्चन के अंदर, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इसके अलावा आज थर्मल में कुछ अलग से नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है बेटा प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, और ध्यान रखना आपको कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसको हम हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो फॉर्मूला से हमारा वर्क आ रहा है ना, तो ये एक तरीके से ये वाला एरिया, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसका, ये वाला एरिया जो है आप निकालेंगे तो ये वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है कि इसके नीचे का एरिया भी बराबर, इसके जो नीचे का एरिया आएगा वो ये वाला एरिया भी आएगा, यानी कि एक बार इसको प्रोजेक्ट करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पे, और ये वाला एरिया अगर आप निकाल लेंगे प्रोजेक्ट करेंगे प्रेशर एक्सिस पे, ये वाला, तो ये बेटा ये दोनों एरिया बराबर आएंगे। और जब आप वॉल्यूम एक्सिस पे
जब आप वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया को प्रोजेक्ट करते हो तो वो क्लोज सिस्टम का वर्क देता है, और जब प्रेशर एक्सिस पे आप प्रोजेक्ट करते हो तो वो ओपन सिस्टम का वर्क देता है, और ये दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है वो आपसे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर या एडिबैटिक, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ओपन सिस्टम वर्क क्लोज सिस्टम वर्क बराबर होते हैं? आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि ये एरिया बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ लिख दूं, है ना, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख देता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कि जो W है ओपन सिस्टम के लिए और क्लोज सिस्टम के लिए बराबर होता है। ओपन सिस्टम वर्क इक्वल टू W किसका? क्लोज्ड सिस्टम वर्क। क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का वर्क जो है बराबर होता है। अभी हम क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगले कुछ लेक्चर्स के बाद हम ओपन सिस्टम की बात भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है एडियबैटिक प्रोसेस। एडियबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर हीट ट्रांसफर जीरो होता है, और ये फॉलो करता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी एक कर्व बनता है, ये भी कुछ कर्व इसी तरह से बनेगा जैसे आइसोथर्मल के लिए बनाया था, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, लेकिन कर्व कुछ इस टाइप से ही इसका बनेगा। अब हम आइसोथर्मल कर्व और एडियबैटिक कर्व को थोड़ी देर के बाद हम कंपेयर करने वाले हैं। तो ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा? ये फॉलो कर रहा है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट ट्रांसफर ना हो, नो हीट ट्रांसफर, एंड फॉलो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इक्वल टू एडियबैटिक इंडेक्स, और गामा की वैल्यू 1.4 होती है या 1.5 हो सकती है अलग अलग गैसेस के लिए। ओके, चलिएगा, तो यहां पर हमको इक्वेशन वर्क ट्रांसफर निकालना है यहां भी हमको। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे? यहां से हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। लिखा जा सकता है क्या? अरे लिखा जा सकता है क्या? और क्या लिख सकते हैं कि ये है आपका PV की पावर गामा, या डायरेक्ट लिखें इसको, यहां से देखिए हमको फिर से वही इक्वेशन अप्लाई करनी है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो यहां पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो हम प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख लेते हैं जैसे कि पहले भी लिखा था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कि P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C अपॉन V की पावर गामा। अरे हो जाएगा कि नहीं? V की पावर गामा इधर नीचे आ जाएगा, तो यहां से P इक्वल टू C और V की पावर गामा को ऊपर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओहो, अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यस और नो? तो यहां से P को मैं C इंटू V की पावर गामा -1 V की पावर माइनस गामा लिख सकता हूं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P कितना है? C V की पावर माइनस गामा। अरे यस और नो? तो P की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, और यहां पर क्या है बेटा? dV है। अब ये तो आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अरे यही तो होता है, इसको इंटीग्रेट करते हो x1 से लेकर के x2 तक। कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहां पर देखेंगे तो C तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, C को हमने बाहर लिख लिया, अंदर बचा V की पावर माइनस गामा इंटू dB। तो यहां पर x की जगह v है और n की जगह यहां पर माइनस के गामा है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अरे यस और नो? चलो लिखते हैं इसको, W इज इक्वल टू C कितना है? इसको C लिखा रहने देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको, x की पावर n प्लस 1 या x की पावर n माइनस 1 होता है, x की पावर n माइनस 1 होता है कि n प्लस 1 होता है? x की पावर n प्लस 1 होता है। ठीक है, यस, चलिए देखते हैं इसको भी, अभी पता लग जाएगा फाइनल रिजल्ट आने पे। तो माइनस के गामा प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और पावर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? v1 से v2 तक। वेरी गुड। एक काम करते हैं कि W इज इक्वल टू C अपॉन, इसको बाहर लिख लेते हैं, माइनस के गामा प्लस 1। ओके, नाउ ये हो जाएगा V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1
लिमिट लगा रहे हैं ना, माइनस के V1 माइनस के गामा प्लस 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बेसिक सी चीज है, हमने इंटीग्रेट कर दिया है इसको। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, इसकी सी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, माइनस के गामा प्लस 1। सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यस, सी की जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको एक काम करते हैं, इसको V2 को जो है ऐसा लिख सकते हैं क्या, V2 की पावर माइनस के गामा और V2 की पावर 1 यानी कि V2। इसी तरह से सी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी यहां भी आ जाएगा, लिखेंगे इसको V1 की पावर माइनस के गामा, और क्या बचेगा, V1 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए अब एक काम करते हैं बेटा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आइए आगे बढ़ लेते हैं। किसकी कॉल है? हेलो, आज आज से स्टार्ट। आ जाएगा। हाँ बेटा, क्या कर रहे थे हम लोग? यस, तो हमने इसको रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से लिख लिया है। अब देखो ये सी की वैल्यू है, हम सी की वैल्यू को यहां से पुट करेंगे। हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। तो यहां से देखो W कितना हो जाएगा अपना, वर्क कितना हो जाएगा, ये है 1 अपॉन कितना है, यहां से लिखेंगे इसको 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, 1 अपॉन माइनस के गामा प्लस 1। थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखो सी की वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ पर 2 वाली टर्म्स हैं, ये है 2 वाली और ये 1 वाली टर्म्स हैं, है ना, V2, ये है V1। तो यहाँ पर 2 वाली रखेंगे, 2 वाली टर्म्स रखेंगे। यहाँ पर सी की जगह हम लिखेंगे P2 V2 की पावर गामा, लिखेंगे अंदर हम P2, सी की जगह रखेंगे P2 V2 की पावर गामा, यहां से सी की जगह P2 V2 की पावर गामा। ऑलरेडी यहां पर क्या लिखा हुआ है, V2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 माइनस के C। अब ये जो V1 वाली टर्म है, तो यहां पर C की जगह हम P1 V1 की पावर गामा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा। ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है यहां पर, V1 की पावर माइनस गामा, V1 की पावर माइनस के गामा इंटू V1। अब यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना काम हो गया। W इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के गामा प्लस 1। यहां पे देखोगे तो ये जो V2 माइनस गामा, ये V2 की गामा है, तो ये तो हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा, P2 V2 बचेगा। यहां पर बचेगा P2 V2। यहां पर क्या बचेगा, देखो V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बचेगा आगे P1 V1। यस और नो? यस। अब जरा एक काम कर लेते हैं, इसको या तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, या फिर एक काम कर ले, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 और ये हो जाएगा गामा -1। यस, दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ठीक है, या फिर कैसा लिखेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। दिस इज फाइनल रिजल्ट, दिस इज द वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी कैसा होता है, यही इक्वेशन होती है इसमें भी, कुछ इसी तरह की इक्वेशन यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन यहां पर ये पीवी की पावर n है बेटा, दिस इज पीवी की पावर n है, दिस इज पीवी की पावर n। तो यहां पर हीट ट्रांसफर 0 नहीं होता है, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होता है, 0 होता है। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड फॉलो पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट वेयर n इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, है ना, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो प्रोसेस कुछ ये भी कर्व ऐसा ही बनेगा, लाइक दिस, ये भी कर्व कुछ इस टाइप से ही बन रहा होगा। ठीक है ना, यस। तो ये हो गया हमारा 1 से 2 ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, और ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा, ये फॉलो कर रहा है कि पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। हम इनको कंपेयर भी करेंगे अभी, क्योंकि जो जनरली होता है गामा जो होता है वो n से ज्यादा होता है और 1 से n ज्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, अभी कंपेयर करते हैं। नाउ
अब देखिए यहाँ तो इक्वेशन तो वही वैसी ही है ना, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। भाई गामा की जगह तो एन आ गया ना, तो वही आपको फिर से करना होगा, फिर से वही करना होगा कि पी को वी की टर्म्स में लिखेंगे और इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। फाइनली आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो यही आ जाएगा, बस गामा की जगह एन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका तो वही होगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं कि W इज इक्वल टू, इसके लिए जो वर्क आएगा W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। चाहें तो आप करके देख लें, यही आएगा। तो पॉलीट्रॉपिक हो या एडिबेटिक हो, ये फॉर्मूला आपको लगा करके डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, वर्क ट्रांसफर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने पांचों प्रोसेस की बात यहां पर कर ली है। पहले हमने बात करी आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, एरिया 0 वर्क भी 0। फिर हमने बात करी आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस की, तो यहां पर बना एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया आता है PV2 माइनस V1, फॉर्मूले से भी देखा तो इतना ही आ रहा है PV2 माइनस V1। उसके बाद हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन लगाई यहाँ पे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, क्योंकि एरिया हम निकाल नहीं सकते इसका, फिर हमने उसको इंटीग्रेट करा, है ना, P को V की टर्म्स में लिखा, इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास ये अलग अलग फॉर्मेट में W वर्क ट्रांसफर मिल गया। एडिबेटिक प्रोसेस में, एडिबेटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर 0 होती है, P को V की टर्म्स में लिखा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV लगाया, इंटीग्रेट करा, फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल गया। बिल्कुल इसी तरीके से गामा की जगह N आ जाएगा और यहां पर हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि आपने एक चीज तो देखी, एक चीज तो आपने देखी बेटा, यहां पे क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो भी ऐसे ही है। आपने ये देखा कि एडिबेटिक प्रोसेस भी ऐसे बना रहे हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी ऐसे बना रहे हो, तो हम अगर एक साथ बनाएं तो डिफरेंस तो नजर आना चाहिए, बोलो यस और नो। अरे डिफरेंस नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ये स्लोप में डिस्लोप से नजर आएगा डिफरेंस, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन है ना, जैसे PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, एक PV की पावर N इक्वल टू कांस्टेंट है, और एक PV इक्वल टू कांस्टेंट है, बोलो यस और नो। ये आइसोथर्मल की इक्वेशन है, भाई यहां पर 1 आ जाएगा, भाई यहां पर N की जगह कितना है, यहां पर 1 लिख सकते हैं। तो स्लोप में डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, स्लोप में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि गामा की वैल्यू N से ज्यादा होती है और N की वैल्यू जनरली 1 से ज्यादा होती है। एडिबेटिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और यस और नो, तो इसके कारण ये जो वैल्यू आ रही है, इसके कारण जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर हम दो को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। एक तो हम करेंगे एडिबेटिक प्रोसेस को, और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पे, स्लोप ऑफ एडिबेटिक कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन PV डायग्राम। एक्चुअली ये PV डायग्राम की बात हो रही है। अच्छा एक बात बता सकते हैं आप मुझे, स्लोप होता क्या है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, इसका स्लोप अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे आप, स्लोप क्या होता है इसका, स्लोप होता है dy ओवर dx। अरे यार, यानी कि y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, ये xy डायग्राम का स्लोप है dy ओवर dx। तो PV डायग्राम का स्लोप क्या होगा, तो dp ओवर dp होगा कि नहीं होगा, अरे यस और नो। जब xy डायग्राम का स्लोप dy ओवर dx है, तो PV डायग्राम का स्लोप कितना होगा, dp ओवर dv होगा, y की जगह p, x की जगह v आ जाएगा। अगर मैं कल के दिन को बोलूं कि TS डायग्राम है अपने पास, कौन सा डायग्राम है, TS, तो बताओ TS डायग्राम का स्लोप कितना होगा, दैट इज dt ओवर ds, बोलो यस और नो। मैं बोलूं आपको ये HS डायग्राम है, दिस इज HS डायग्राम, तो इसका स्लोप कितना होगा, dh ओवर ds होगा, बोलो यस और नो। तो ये सब आएगा आगे चल करके, TS डायग्राम, HS डायग्राम सब आएगा। फिलहाल तो हम PV डायग्राम की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं किसकी, PV डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। इसका स्लोप अगर निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, dp ओवर dv निकालना होगा। अब ये जो स्लोप है dp ओवर dv, ये जो स्लोप है ये एडिबेटिक कर्व का निकालना है और आइसोथर्मल कर्व का निकालना है। अब हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है। AKTU में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है आपको, या शो दैट द स्लोप ऑफ adiabatic curve is more than slope of isothermal curve on PV डायग्राम। आइए देख लेते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर dp ओवर dv क्या है, स्लोप है PV डायग्राम का, ये भी क्या है, स्लोप है, ये आइसोथर्मल के लिए और ये एडिबेटिक के लिए, ये ज्यादा आ रहा है, dp ओवर dv एडिबेटिक के लिए ज्यादा है, मोर देन है, तो यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए,
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या इक्वेशन होती है कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे यस और नो, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल की होती है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। पता ना कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो यहां से हमको क्या करना है? डीपी ओवर डीवी निकालना है। क्या निकालना है? डीपी ओवर डीवी। तो ये जो डीपी ओवर डीवी आएगा इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के, या एक स्टेप बढ़ा दूं इसमें, एक स्टेप बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा, देखो बेटा यहां पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो ये हो गया पी डीवी इक्वल टू माइनस के वी डीपी। तो यहां से मैं डीपी ओवर डीवी लिखना चाहता हूं, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? माइनस के आ जाएगा, माइनस के पी अपॉन वी आ जाएगा। अरे बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये किसके लिए आया स्लोप? ये आया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब मैं क्या लिखने वाला हूं? अब मैं दूसरा लिखूंगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर, मैं लिखूंगा अब इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? पहले मैंने आइसोथर्मल की लिख ली, अब मैं एडियाबैटिक के लिए लिखूंगा फॉर, अब आपको अपने आप ही कंपैरिजन दिख जाएगा यहाँ पे, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आप खुद से नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, है ना? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो दिक्कत रहेगी। चलिएगा, तो इक्वेशन क्या है बेटा एडियाबैटिक की? अभी पढ़ के आए हम लोग, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ पर पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, जैसे इसको यहाँ डिफरेंशिएट किया था वैसे यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन पी, सेकंड का डिफरेंशिएशन वी की पावर गामा माइनस 1 डीबी प्लस सेकंड फंक्शन वी की पावर गामा, ये हो जाएगा डीपी इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये b की पावर गामा है। अच्छा इसको हम उधर ले जाते हैं पहले, तो इसको क्या लिख सकते हैं? p v की पावर गामा, यस। और क्या बचेगा यहाँ पर? v की पावर -1, और क्या बचेगा? dv इज इक्वल टू माइनस वी की पावर गामा dp, इधर आके माइनस हो गया। देखो ये v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यस और नो। तो यहां से अल्टीमेटली आपको dp ओवर dv मिलेगा। क्या? dp ओवर dv कितना मिलेगा? और ये किसके लिए होगा? ये होगा एडियाबैटिक के लिए। किसके लिए होगा? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए होगा। कितना आएगा बेटा? v की पावर गामा, v की पावर गामा खत्म, ये रहा dp और ये रहा dv, और ये हो जाएगा p, और ये v जो है अपॉन में चला जाएगा ना, माइनस में है तो p अपॉन b, यानी कि माइनस के ये हो जाएगा। और गामा भी तो है यहाँ पे, गामा भी तो है। अरे गामा कहाँ गया? ओहो ओहो ओहो, वाह, हमने इसको डिफरेंशिएट ही गलत कर दिया, एक छूट गया यहाँ पर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने में हमारा गामा गायब हो गया भाई। ये हो गया, देखो पहला फंक्शन, यस, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, गामा पावर है ना। अरे यार x की पावर n को लिख तो n x की पावर n माइनस 1 होता है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो हमने n छोड़ दिया था यहाँ पे। ये हो जाएगा p गामा v की पावर गामा माइनस 1 db प्लस दूसरा फंक्शन v की पावर गामा dp इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b की पावर गामा इनटू बचेगा कितना यहाँ पे? v की पावर -1, -1 को लिखेंगे 1 अपॉन v dv इक्वल टू माइनस v की पावर गामा dp। अब यहाँ से dp अपॉन dv मिलेगा। देखो b की पावर गामा खत्म, b की पावर गामा खत्म, बोलो यस और नो। और माइनस में आएगा, कितना आएगा? और यहाँ पर गामा है, ये गामा भी है, अंदर बचेगा माइनस के p अपॉन बी। अरे यस और नो, माइनस के p अपॉन बी, माइनस के p अपॉन बी, बोलो यस और नो। देखो ये रहा गामा, ये रहा p, ये रहा 1 अपॉन बी। तो ये आ गया स्लोप किसका? एडियाबैटिक कर्व का। तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने क्या देखा? यहां पे आपने देखा कि dp अपॉन dv एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना आ रहा है? गामा इनटू ये जो माइनस के p अपॉन बी है बेटा, ये जो माइनस के p अपॉन बी है, माइनस के p अपॉन बी, माइनस के p अपॉन बी, देखो जरा यहाँ से, ये रहा माइनस p अपॉन बी, माइनस के p अपॉन बी, ये है dp ओवर dy थर्मल प्रोसेस।
तो ये आ जाएगा dp ओवर dv फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं ये किसका स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गामा की वैल्यू होती है, बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन 1, इसलिए एक बात बताओ, जब गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये स्लोप तो ज्यादा होगा ना, बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर डीपी ओवर डीवी इसके लिए एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक के लिए ज्यादा होगा, दैट इज मोर देन डीपी ओवर डीवी आइसोथर्मल। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, यानी कि गामा जितना ज्यादा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा, गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब आप सभी जानते हैं कि गामा जो है n से ज्यादा होता है और n 1 से ज्यादा होता है, तो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा उसका जो स्लोप होगा वो 1 से तो ज्यादा होगा, लेकिन मतलब आइसोथर्मल से ज्यादा होगा स्लोप, लेकिन एडियाबैटिक से कम होगा। अगर हम इन दोनों प्रोसेस को यहां दिखाना चाहें, इन दोनों प्रोसेस को अगर मैं यहां दिखाना चाहूं लाइक दिस, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, तो बताओ इसमें से कौन सा एडियाबैटिक है कौन सा पॉलीट्रॉपिक है। मैं अलग दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पे, लाइक दिस, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो स्लोप है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज, जब हम देखो आपने देखा होगा कभी ऐसे लाइक दिस, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यहां पर इसका एंगल कितना है, मान लो 45 डिग्री है, तो आप कैसे मेजर करते हो इसको, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो प्लस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर कर रहे हो इसका मतलब वो एंगल किस में है, प्लस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों जो स्लोप आ रहे हैं वो नेगेटिव में आ रहे हैं, ये भी माइनस के पी अपॉन बी है और यहाँ भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसका एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं हम उसको, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव में है तो क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो स्लोप है बेटा देखो, ये एंगल जो आ रहा है ये आ रहा है θ1, और ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज θ2, तो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप जो है वो θ2 यहां पर ज्यादा है θ1 से, तो स्लोप किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक कर्व का, तो जिसका स्लोप ज्यादा है वही तो एडियाबैटिक कर्व होगा। इसमें जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है दिस इज फॉर एडियाबैटिक, दिस इज फॉर एडियाबैटिक, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और जबकि येलो कलर से जो मैंने दिखाया जिसका स्लोप कम है इसका मतलब ये आइसोथर्मल है, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। आप यहां से अगर देखेंगे इसको, देखो θ1 की वैल्यू कम है, जब आप इधर से मेजर कर रहे हैं आप ऐसे मेजर कर लीजिए यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इधर देखो ये θ1 है येलो वाले की, तो देखो ये θ1 जो है कम ही आ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, कम आ रहा है। इस तरह से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, θ2 जो है वो ज्यादा है, यानी कि ये जो येलो कलर का कर्व, ये जो येलो वाला कर्व है ये एडियाबैटिक है, जो व्हाइट कलर वाला कर्व है ये आइसोथर्मल है। तो इस तरह से आप जो है थर्मोडायनामिक्स को फील करते हुए चलेंगे। क्यों स्लोप ज्यादा है, कैसे उसको पीवी डायग्राम पे दिखाना है, तो बड़े आराम से आप दिखा सकते हैं। और इस तरह की जब अप्रोच आपकी रहेगी तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी काम करने की, पढ़ने की और पढ़ाने की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे ये सारे प्रोसेस को अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट करें तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी तो हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है, अब एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए, और उसके बाद अपने लेक्चर की समाप्ति करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो बेटा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी एक इक्वेशन मान लेते हैं। कौन सी इक्वेशन है, हमारी जो इक्वेशन है, चलो बहुत बढ़िया, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं कि पीवी की पावर के इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, क्या है, पीवी की पावर के इक्वल टू कांस्टेंट। ये जनरल इक्वेशन मैंने ले ली है, क्योंकि अब यहां पर मैं के की वैल्यू को बदलता चला जाऊंगा।
के की वैल्यू 0 रखूंगा, कभी 1 रखूंगा, कभी गामा, कभी इन्फिनिटी, कभी एन, है ना। आइए देखते हैं पहले वाला केस, फर्स्ट वाला जो केस है उसको जरा देखते हैं। यस यस, दिस इज फर्स्ट केस। इफ अगर यहां पर के की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, पी वी की पावर 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी वी की पावर 0 मतलब 1, यानी कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कौन सा प्रोसेस मिला आपको, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। अगर बेटा ये आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मैं आपको बोलूं कि आइसोबारिक प्रोसेस में K की वैल्यू कितनी होती है, तो वो K की वैल्यू होती है यहां पर 0। कितनी होती है, 0। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको यहां पर दिखाऊंगा लाइक दिस। ये हो गया हमारा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे हॉरिजेंटल लाइन आएगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां पर है K इक्वल टू 1, नहीं K इक्वल टू 0 है, तो P इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अरे यस और नो, आगे बढ़ते हैं। अब K से ज्यादा वैल्यू किसकी है उसको देखते हैं। अब K की वैल्यू यहां पर 1 रखते हैं। नंबर 2, इफ K इक्वल टू 1, देखते हैं कौन सा प्रोसेस आता है। P V की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स PV इक्वल टू कांस्टेंट। अरे ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी इक्वेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अरे कर्व बनता है कि नहीं बनता, यस और नो, कर्व बनता है। यहां पर K की वैल्यू है 1 और टेम्परेचर क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस है। बोलो यस और नो। नो, अब K की वैल्यू को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो गामा होता है 1n से ज्यादा और n जो है 1 से ज्यादा। तो पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब n रखते हैं, फिर गामा रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास n या गामा, n आएगा पहले ना। तो इफ थर्ड नंबर पे आएगा हमारा, इफ k इक्वल टू n, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, pv की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, pv की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, ये कौन सी इक्वेशन बनी बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्लोप थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, ऐसे दिखाएंगे। यहां पर क्या है, यहां पर k की वैल्यू n है और ये है pv की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट आएगा अपने पास, जब हम k की वैल्यू रखेंगे क्या, गामा। इफ k इक्वल टू गामा, तो हमको मिलेगा pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आइए इसको भी दिखाते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा इस तरह से लाइक दिस, और यहां पर k की वैल्यू हो गई है गामा, और ये हो गया आपका pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखो आइसोथर्मल का स्लोप कम है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है। इनके बीच में किसका है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का है। ठीक है, दिस इज, इसको मैं ठीक कर देता हूं यहां पर भी, अभी करेंगे बाद में। एक और बच गया ना अभी, अगर हम k की वैल्यू कितनी रख दें, इन्फिनिटी। इफ k इक्वल टू इन्फिनिटी, इफ k इक्वल टू इन्फिनिटी, फिफ्थ वाला जो प्रोसेस है, इफ k इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब k इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा p v की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बोलो यस और नो, इसमें रखेंगे ना p v की पावर, यहाँ पे बोलो यस। तो यहाँ से आएगा v कांस्टेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, v आ जाएगा कांस्टेंट, v आ जाएगा कांस्टेंट। जब v कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लाइन कैसी होगी, लाइन होगी वर्टिकल, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। क्योंकि क्या रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। v है कांस्टेंट और k इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी। v k इक्वल टू इन्फिनिटी है और v इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब जब आप आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो कई बार एक्सपेंशन होगा तो कई बार कंप्रेशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो यहां पर आप देखेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन होगा, तो ऐसे यहां पर आप बना सकते हैं, है ना, कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर क्या वॉल्यूम यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अब क्या कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन होगा तो ये, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, यहां पर मैंने कलर भी वही यूज करे, यानी कांस्टेंट प्रेशर का व्हाइट कलर लिया है मैंने, अलग अलग प्रोसेस के लिए वही कलर, जो कलर यहाँ लिए हैं वही कलर यहाँ पर भी लिए हैं। बस ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, देखो ये है कांस्टेंट प्रेशर, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है आपका पॉलीट्रॉपिक, ये पॉलीट्रॉपिक है और ये एडियाबैटिक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे स्लोप जो है ना,
आइसोथर्मल का कम, उससे ज्यादा पॉलीट्रॉपिक का, फिर उससे ज्यादा एडियाबैटिक का। यहाँ भी आप देख लीजिए आइसोथर्मल का स्लोप कम है, पॉलीट्रॉपिक का उससे ज्यादा, एडियाबैटिक का उससे ज्यादा। तो ये एक्सपेंशन के लिए हो गया, फॉर एक्सपेंशन, एंड दिस इज फॉर कंप्रेशन। तो हमने क्या कर दिया कि सभी प्रोसेस को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको ये पता लग जाना चाहिए, अगर वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो या तो ऐसी लाइन होगी या फिर ये वाली, या तो ऊपर की तरफ होगा प्रोसेस या नीचे की तरफ। अगर उसने बोल दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन का कर्व ऐसे बनेगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उसने बोल दिया आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो कंप्रेशन है तो ये ऐसे बनेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करके दिखाना है, कर्व बनेगा। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो ऐसे बनेगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो ऐसे बनेगा। तो कोई भी प्रोसेस, अब इनके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर सब कुछ यही रहने वाला है। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से हम दिखाते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पीवी डायग्राम पे। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिएगा। तो आज का जो आपके लिए होमवर्क है वो यही है कि आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए आप क्या कर लें, आप जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर लें, वर्क ट्रांसफर के फॉर्मूले डिराइव कर लें। जितने भी प्रोसेस हैं इनको खुद से बना करके देखें, कौन सा प्रोसेस को कहां पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। स्लोप वाली जो बात बताई थी उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखें, फॉर्मूले डिराइव करके देखें, पेन चलाओ। जब तक पेन नहीं चलाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसी तरह से पूरा थर्मोडायनामिक्स मैंने पढ़ाया हुआ है आपको एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग। एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सेम 3 का कोर्स मिलेगा और सेम 3 प्लस सेम 4 का कोर्स मिलेगा, है ना। तो सेम 3 प्लस सेम 4 का कोर्स ले लीजिए, सस्ता पड़ता है, और इसके अंदर मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड होता है। सभी बच्चों को मैथमेटिक्स 4 या तो 3rd सेम में या 4th सेम में पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगली बार 4th सेम में इसी बैच के अंदर वो कोर्स मिलेगा आपको, इसी अंदर इसी सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा आपको, सेम 3 प्लस सेम 4 के अंदर ATD भी मिलेगा, ठीक है ना। बाकी सैफी सर पढ़ा रहे हैं आपको, गौरांग सर पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए बहुत ही शानदार कोर्स है उड़ान बैच, आप एनरोल करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, शानदार तरीके से उसमें एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस करें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।